हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए तो हम लोग क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्लास जो था उसमें हम लोग बेसिक्स देखे थे, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और उसके बाद जो है हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग स्केलर वेक्टर के बारे में पहले पढ़े थे। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पहले वेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक था आपका एक्सियल वेक्टर और दूसरा था आपका पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के बारे में ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, वो जितने भी पार्ट्स हैं ना वो सारे के सारे रोटेशनल में जाके हम लोग को पढ़ना है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सब पढ़ना है ना। तो अभी जितने भी वेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो सारे के सारे आपका पोलर वेक्टर है। क्या है? पोलर वेक्टर। ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वही टाइप्स ऑफ वेक्टर में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम बताए थे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, है ना। चलिए ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, ये पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें जो सबसे पहला है वो है पोजीशन वेक्टर, है ना। क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हैं, है ना, अ वेक्टर whose position at any instant from origin is called position vector। ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन रहा पोजीशन वेक्टर का, जिसका क्या हमने लिखाया है कि पोजीशन एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन से लिया गया है ना। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ये भी बोल सकते हैं आप एज पोजीशन वेक्टर, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये दोनों बात है, आपको पोजीशन वेक्टर जानना है। सिंपल सी बात है, आपको क्या जानना है? पोजीशन वेक्टर। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, है ना। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, है ना। एक पॉइंट यहाँ पे है पी, ठीक है। तो इस ओरिजिन से जो यहाँ तक का ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ओ पी, दिस इज पोजीशन वेक्टर, है ना। तो लिख सकते हैं हियर ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ये था आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है। सिंपली इसमें याद रखना है, ओ से हम लोग को लेना है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग क्यू दे दिए, तो ये यहाँ से इसको मिला दिए, है ना। ये क्यू दिए और क्यू को हम लोग क्या किए, यहाँ से मिला दिए ये, तो यहाँ पे ओ क्यू हो गया। तो हियर ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर, है ना। लिख सकते हो ओ क्यू इज आल्सो पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। इस तरह से जनरली याद रखिएगा, कहीं भी अगर पोजीशन वेक्टर की बात बोल रही है ना तो वहाँ पे ओ से शुरू करेंगे। सिंपली अगर कहीं पे पी लिखा हुआ है, सिंपली अगर कहीं पे
देखो ऐसे बोलेंगे, अगर कहीं पे P लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो OP, अगर कहीं पे Q लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो आप OQ। ये क्या है? ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। अगर कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ P वेक्टर है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो कहाँ से लिया गया है? ऑरिजिन से लिया गया है ना। तो इस तरह से कहीं पे अगर P वेक्टर नज़र आ जाए, Q वेक्टर नज़र आ जाए, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे। ध्यान में रखना, O से शुरू हो रहा है। कहाँ से? O से। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वेक्टर है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। तो दूसरा नंबर में लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो लिख लीजिएगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखो, और वेक्टर whose line segment drawn from initial to final position is called डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। और ये क्या है? आपका ऑरिजिन है ना। तो यहाँ से एक वेक्टर ले लिया हम ये, और यहाँ से एक वेक्टर ले लिया हम OQ। क्या ले लिए? OQ। और ये क्या ले लिए? OP। अभी जस्ट बताए थे ये दोनों क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो हमको जाना है P से Q। कहाँ जाना है हमको? P से Q जाना है। तो P क्या हो गया? इनिशियल, और Q क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों को अगर हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आया PQ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लिख सकते हो हियर PQ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर whose initial point is at P and final point is Q, है ना। इस तरह से। तो ये PQ है, OP नहीं है, OQ नहीं है ना। PQ। तो PQ क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। ठीक है। इस PQ को आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्चुअली देखो है क्या, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। है क्या? ये PQ जो है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। हमको यहाँ पे जाना है, फाइनली हमको Q पे जाना है। तो हम क्या करेंगे? या तो O से P चलेंगे, फिर P से Q चलेंगे, या फिर डायरेक्टली O से Q जा सकते हो। यही दो रास्ते हैं जाने का, है ना। तो हमको तो डिस्प्लेसमेंट जानना है,
है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू, दोनों तो बात बराबर ही है ना, आप इधर से जाओ या फिर इधर से जाओ। तो इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे हियर, इधर से देख लीजिए क्या है, ओ पी प्लस यहाँ से यहाँ वेक्टर पी क्यू, इधर से पहुँच गए यहाँ पे और इधर से भी कोई पहुँचेगा, तो ये क्या है आपका ओ क्यू। दोनों तो बात बराबर है ना, दोनों बात क्या है, बराबर है। हमने बताया कि पी क्यू जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अगर यहाँ से हम लोग पी क्यू निकालें, ये हो जाएगा आपको ओ क्यू और ये वेक्टर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ओ पी। तो इस तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये ओ क्यू माइनस ओ पी आया, है ना। इस तरह से सिमिलरली अगर कहीं पे ए बी वेक्टर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए। कहीं पे अगर बी सी वेक्टर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ओ सी माइनस ओ बी। कहीं पे आर एस वेक्टर लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, ओ एस माइनस ओ आर। कहीं पे एम एन वेक्टर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ओ एन माइनस ओ एम। तो इस साइड वाले जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इधर क्या है, डिफरेंस अप टू पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी वेक्टर हैं सारे के सारे क्या है आपका, ये सब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। तो ये इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। हमको अगर ओ बी कहेगा कोई निकालने के लिए तो ए बी, इधर से ये आ जाएगा तो ओ ए हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नोट कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये थर्ड नंबर होगा शायद, ठीक है। तो थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नल वेक्टर, इसी का दूसरा नाम है जीरो वेक्टर, है ना, जीरो वेक्टर। हेडिंग दीजिएगा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नाम से ही क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। तो लिखिएगा वेक्टर whose magnitude is जीरो, और वेक्टर whose magnitude is जीरो known as null vector। नीचे से लिख लीजिएगा नल वेक्टर हैज नो सेंस फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, ये सोच सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जो हम लोग जाएंगे इसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। ऐसे जनरली अगर हम लोग बोलें तो बोल सकते हैं, एरो मार्किंग करके लिख लीजिएगा, व्हेन नल वेक्टर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, इसको आप लोग यहाँ पे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो लिख लीजिएगा इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर लिखिएगा
इफ null vector is added or subtracted in any other vector, क्वेश्चन में लिखो और फिजिकल क्वांटिटी, है ना, there is no any effect, there is no any effect। इसको नीचे में समझ सकते हो, जैसे ए वेक्टर है ना, ए कोई वेक्टर है, इसमें हम लोग क्या किए, जीरो वेक्टर को जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए वेक्टर ही रह गया। जैसे बी कोई वेक्टर है, इसमें हम लोग क्या किए, जीरो वेक्टर को जोड़ दिए, तो ये बी ही रह गया। यहाँ पे ए कोई वेक्टर है, या मान लो पी कोई वेक्टर है ना, और इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए नल वेक्टर को, ये पी ही हो गया, तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा है ना। तो नल वेक्टर को जोड़ने या घटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर करके, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अगर नोट हो गया हो तो आगे हेडिंग दीजिए फिजिकल मीनिंग ऑफ नल वेक्टर, फिजिकल मीनिंग ऑफ नल वेक्टर, ठीक है। हेडिंग दे दो फिजिकल मीनिंग ऑफ नल वेक्टर, या फिर जीरो वेक्टर बोल सकते हैं आप, है ना, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। तो नल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो इसका फिजिकल मीनिंग में जानिए। सबसे पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लें तो ओरिजिन तो ओरिजिन है ही, वहीं से फिर जाना का है ओरिजिन पे ही, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज नल वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, बोलिए। एक तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये नल वेक्टर है ना। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या फिर बॉडी लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। डिस्प्लेसमेंट, स्टेशनरी मतलब क्या, रुका हुआ है, जैसे कि एक टेबल है रूम में पड़ा हुआ है, या फिर एक बस रुकी हुई है ना, और उसका हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप क्या बोल सकते हो बताइए, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब फिजिकल मीनिंग है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमको पूछा जाए किसी भी रुका हुआ बॉडी का, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो बोलेंगे जीरो है। आप लिख लीजिए एज नल वेक्टर, है ना, एज नल वेक्टर, ये स्टेशनरी बॉडी हो गया, किसके लिए, स्टेशनरी बॉडी के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, तो हम लोग जीरो वेक्टर ही शो करेंगे, है कि नहीं। तो लिख लीजिए ये भी एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी, ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कैसा मोशन है,
यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस तरह से एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो इसको बाबू तुम लोग नोट करते चलो, है ना। चलिए, समझ में आ रहा है ना। एक्सीलरेशन कब होता है? जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है ना, इस तरह से। एक चीज और बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ 0 डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। आप यहाँ से चले इस पॉइंट से, घूम के फिर यहीं पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो इस जगह पे वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, इस तरह से आप इस सब को लिख सकते हैं। तो बहुत सारी बात है जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। इस सबको नोट कीजिए। ठीक है बाबू, तो ये था आपका नल वेक्टर। क्या था? नल वेक्टर था। हम लोग पहले पढ़े पोजीशन वेक्टर, यानी जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि ऑरिजिन से स्टार्ट हो, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और जो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को जाता है, जिसमें हम लोग ओ को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, वो क्या था आपका? डिस्प्लेसमेंट। और ये तीसरा जो हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है? तो ये है आपका नल वेक्टर, है ना। ये है आपका नल वेक्टर। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं निगेटिव वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है? नोट कीजिए इसको। चलिए, यहीं पे हम लोग लिखते हैं नीचे। ये कितना नंबर था? तीसरा नंबर। चौथा नंबर होगा, है ना। चौथा नंबर होगा निगेटिव वेक्टर, है ना। क्या होगा? निगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये है आपका निगेटिव वेक्टर। हेडिंग दीजिए निगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, एक वेक्टर के अपोजिट में दूसरा वेक्टर, है ना। तो टू वेक्टर्स लिख लीजिएगा। टू वेक्टर्स यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल में, ए एंड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite in direction is known as negative वेक्टर। जैसे कि देखो बाबू, दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है। क्या है ये मान लो ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो है ये बी वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस बी, या फिर बी इक्वल टू माइनस ए। तो ये एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। निगेटिव मतलब क्या? एक अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ चल रहा है ना। इसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे। ओके, तो नोट कीजिए निगेटिव वेक्टर्स। ऊपर मिटा दूं। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर, तो लिख लीजिएगा 2 वेक्टर्स, यहाँ भी एस लगेगा, ए एंड बी आर said to be equal vector. 2 vectors A and B are said to be equal vectors if magnitude as well as डायरेक्शन एज सेम। जैसे ये देखिए ए वेक्टर हो गया और ये देखिए बी वेक्टर हो गया, दोनों का क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे इक्वल टू आप बी लिख सकते हो, ये आपका इक्वल वेक्टर है। क्या है बाबू, इक्वल वेक्टर है ना, नोट कीजिए, दिस इज इक्वल वेक्टर। ठीक है, नोट कीजिए, आराम से समझते चलिए, जहाँ पे दिक्कत हो पॉज करके बढ़िया से समझिए। और जब वीडियो आप लोग देखते हैं, क्लास करते हैं, तो उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, या क्या दिक्कत रह गया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल नाम से ही क्लियर है ना, पैरेलल वेक्टर। तो लिखिएगा 2 वेक्टर्स, हम ए एंड बी ही ले रहे हैं एग्जाम्पल में हमेशा। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल if direction of both vectors is सेम। दोनों मान लो इस टी की तरफ जा रहा है, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, है ना। लिख सकते हो कोष्ट में मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी, है ना। ये दोनों क्या है आपस में, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है ना। तो हियर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, है ना। ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में ही अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर। क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर। देखिए ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल ही है। तो पैरेलल का स्पेशल केस क्या हो गया, इक्वल वेक्टर, है ना। तो जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं, जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे पैरेलल होगा, ओके। लेकिन जितने भी पैरेलल हैं सारे के सारे इक्वल होना ये संभव नहीं है ना। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसको नोट करके लिख भी लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए। ठीक है, तो नोट करके आप लोग लिखेंगे। अभी जैसा कि हम लोग पढ़े थे इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, तो सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स, है ना, सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल हो जाए ये पॉसिबल
नहीं है, लेकिन सारे के सारे इक्वल वेक्टर जो होंगे ना वो पैरेलल होंगे, है ना। तो लिख लीजिएगा पहला नंबर में ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। दूसरा नंबर में लिखिएगा ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग समझिए, है ना। तो इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट 7 नंबर होगा शायद, है ना। इसमें हम लोग हेडिंग देंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या देंगे? को इनिशियल वेक्टर। इसी तरह के बहुत सारे वेक्टर हैं जो कि नाम से ही आप पहचान जाएंगे, है ना। को इनिशियल नाम से ही क्लियर है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, एक ही जगह से इनिशिएट हो रहे हो। जैसे मान लो आप लोग एक कोचिंग आए, है ना, मान लो एक इंस्टीट्यूट आए पढ़ने के लिए, तो आ गए, तो सभी अपने अपने घर से आए, ऐसा नहीं है कि सबका घर एक ही जगह है, तो ये कोई इनिशियल नहीं हुआ। बट जब आप लोग इंस्टीट्यूट में आ गए, यहाँ पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, अब यहाँ से अपने घर को जाएंगे तो सभी बच्चे यहीं से जाएंगे, तो सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे का क्या हो गया, ये को इनिशियल हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, सेम है ना। तो लिख लीजिए 2 वेक्टर्स आर said to be co-initial vectors if initial point, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। जैसे यहाँ पे देखो, इस जगह से हम लोग शुरू किए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ये मान लो O है, ये A है और ये B है। तो यहाँ पर जो होगा, हियर A एंड B, इसको बोलेंगे वेक्टर A एंड B आर को इनिशियल वेक्टर, है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। को इनिशियल, नेक्स्ट को इनिशियल के बाद फ्री वेक्टर लिख सकते हैं आप। एक होता है फ्री वेक्टर, ये फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर बाबू क्या होता है, जो कि पूरा का पूरा फ्री हो। मान लो यहाँ पे ए बी वेक्टर है, ये पूरा फ्री है, इसको उठा के हम कहीं पे रख सकते हैं, कहीं पे। तो हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, सारे के सारे फ्री वेक्टर ही पढ़ते हैं बेसिकली। क्या पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर। मान लो ये एक वेक्टर है, तो ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये फिक्स है ऐसा नहीं है ना, ये फिक्स है ऐसा नहीं है। इसको उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हो, बशर्ते क्या होना चाहिए इसमें, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। तो सारे के सारे हम लोग जो पढ़ेंगे वो फ्री वेक्टर ही पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है बाबू इसमें, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। तो लिखिएगा और वेक्टर इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज फ्री टू रोटेट, रोटेट नहीं, फ्री टू मूव लिख लो, है ना। फ्री टू मूव सच दैट इट्स
डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक वेक्टर है ना, इसको उठा के हम यहाँ पे ला दिए दिस, ये ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, फ्री वेक्टर है, इसलिए हम कहीं पर भी ला सकते हैं, ये फ्री वेक्टर है, ज़रूरी नहीं है यहीं पे, ये यहाँ पर भी ला के हम इसको रख सकते हैं, ये ए वेक्टर है। कंडीशन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से डायरेक्शन सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखा दो अच्छी तरह से, ये डायरेक्शन हुआ, तो ये सारे के सारे आपका क्या है, फ्री वेक्टर है। आप उसके डायरेक्शन को सेम रखिए, उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगर ये हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेक्टर है। चलिए उसके पास हम लोग अब पहुंच लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर हैं और भी, है ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सब है वो सबको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये सब नाम से काफ़ी है ना। चलिए जैसे कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलेंगे, जो एक ही प्लेन में लाई करें, है ना। चलिए तो नेक्स्ट, लिख लीजिए कोप्लेनर भी, है ना, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर A and vector A and vector B are said to be coplanar if they are lie in the same plane, है ना, they are lie in the same plane। देखिए यहाँ पे समझिए, मान लो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, और इधर ले लिया हम लोग z एक्सिस, है ना। तो ये जो प्लेन हुआ, ये हो गया आपको xy प्लेन, ये हो गया आपका yz प्लेन, और ये हो गया आपका xz प्लेन। एक्चुअली ये z जो लिए है इस तरह से ऊपर की तरफ, है ना, इस तरह से है। तो यहाँ पे तीन प्लेन हुए, xy, वो xz, सॉरी yz एंड xz, है ना। अगर दो वेक्टर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, देखो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे एक ले रहे हैं ये सी हो गया, और यहाँ पे एक ले रहे हैं ये डी हो गया, और यहाँ पे ले रहे हैं ये ई हो गया, है ना। तो ये सारे वेक्टर ले लिए। तो यहाँ पे देखिए ए और बी एक ही प्लेन में है, सी अलग प्लेन में है, फिर ई और डी एक प्लेन में है ना। तो यहाँ पे ए और बी चूंकि एक ही प्लेन में इसीलिए कोप्लेनर होगा, ई और डी एक प्लेन में इसीलिए कोप्लेनर होगा, लेकिन सी और बी एक प्लेन में नहीं है, या फिर बी और ई एक प्लेन में नहीं है, इसलिए कोप्लेनर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नीचे में लिख लीजिए, हियर ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद से D एंड E आर कोप्लेनर वेक्टर, बट इस चीज़ को भी आप नोट यहीं पे लिख लीजिएगा, बट B एंड C, है ना, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर नॉट कोप्लेनर, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से नोट करिए, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर कोप्लेनर कहलाते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, प्लेन कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ये था आपका कोप्लेनर वेक्टर। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। फाइनली हम लोग यूनिट वेक्टर ही पढ़ते हैं, ठीक है।
ऑलमोस्ट सारे वेक्टर पढ़ ही लिए हैं, और कुछ बचा उचा होगा वो आप लोग बुक में देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सब टाइप्स जो है ना 8-10 टाइप्स हम ऐसे बता दिए जो इम्पोर्टेंट थे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए 10वां नंबर, यूनिट वेक्टर। क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर, ठीक है। लिखिएगा, और वेक्टर खोज, नाम से ही क्लियर है मैग्नीट्यूड कितना होगा। और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, कितना होगा? यूनिटी। एंड हुज डायरेक्शन इज along the given वेक्टर। गिवन वेक्टर में आप यहाँ पे बगल में बोल सकते हो, इसको हम लोग पेरेंट्स वेक्टर बोल सकते हैं। पेरेंट्स वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। नोट करें क्या खास है इसमें, तो डायरेक्शन पेरेंट्स वेक्टर के लॉन्ग है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? यूनिटी है ना। जैसे मान के चलो ये एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये पेरेंट्स वेक्टर हुआ, इसी के अलोंग एक वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका एक मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या है ये? यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर, है ना। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ए ले लेंगे, इसके ऊपर में कैप लगा देंगे। ये कैप टोपी पहना दिए, है ना। ऐसा लिखने से क्लियर हो गया कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। और इसका डायरेक्शन किधर है? ए की तरफ है। जैसे बी कैप ले लेंगे तो बी कैप एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? बी के अलोंग, है ना। तो इस तरह से कोई सा भी वेक्टर आप ले सकते हो। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ पे लिख सकते हो एज, जैसे कि ए वेक्टर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और यहाँ पे ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिटी होता है। कितना होता है? यूनिटी होता है। तो एक से किसी भी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मैग्नीट्यूड और ये क्या बता दिया? इसका डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फाइनली आप लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में यहाँ पे क्रॉस डॉट मत समझिएगा, हम मल्टीप्लाई किए हैं, इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है ना। इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कीजिए यहाँ तक। ऊपर मिटा रहे हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 1 से अगर किसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, है ना। इस तरह से ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाबू फिर से
और ये वेक्टर ए इक्वल टू हमने लिखा था ए का मैग्नीट्यूड और ए का कैप। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं ए कैप, है ना, और करके लिख सकते हो। या तो हम ए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ए इक्वल टू दिस। इसीलिए अगर हमको कोई कहे कि ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो ये उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे, है ना। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। कहीं पर भी अगर यूनिट वेक्टर आपको बोले निकालने के लिए, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, तो उस वेक्टर को लीजिए, है ना, उस वेक्टर को लीजिए और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो आपको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, एक वेक्टर और है, इसको नोट कीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, है ना। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? हेडिंग दीजिए ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, the vectors which are mutually perpendicular to each other is called orthogonal वेक्टर, है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग ये तीन एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स के अलोंग जो होगा यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग जो होगा यूनिट वेक्टर और जेड के अलोंग जो होगा यूनिट वेक्टर, ये तीनों आपस में क्या होगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो एक्स के अलोंग जो वेक्टर होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कैप, और y के अलोंग जो होगा उसको बोलेंगे y कैप, और जो z के अलोंग होगा उसको बोलेंगे z कैप, है ना। इस तरह से लिखिए, ये है आपका y कैप, और जो z के अलोंग होगा उसको लिखेंगे z कैप। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे द यूनिट वेक्टर along x axis is I लेंगे स्मॉल आई कैप, फिर लिखेंगे along y axis is j कैप and along z axis is के कैप। इस तरह से आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इधर वाले को आई कैप, इधर वाले को जे कैप और इधर वाले को के कैप बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसको हटा के जो कि आपको समझाने के लिए बताए थे, इसको हम लोग आई कैप बोल देंगे, इसको जे कैप और इसको के कैप बोल देंगे। ओके, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यहाँ पे ये तीनों क्या है? आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर है ना। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो कभी भी अगर आई कैप आपको कहीं पर नजर आ जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक्स के अलोंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक्स के अलोंग, है ना। तो
इस चीज़ को लिख लीजिएगा, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, इसको एकदम नोट करके बढ़िया से ध्यान से इस तरह से बॉक्स में पैक कर दीजिए, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, VVI कर लो। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, कहीं पर भी आई जे के नजर आए तो समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। चलिए, तो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम एक के बाद एक लेक्चर डालते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, और आप लोग थोड़ा इसको ढंग से पढ़िए, है ना, अभी से बेसिक से। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, जो बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर तो करना ही करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।